अब देखिए व्यतिकरण पढ़ने के लिए, व्यतिकरण के लिए हमें क्या चाहिए, कला संबद्ध स्रोत चाहिए। तो कला संबद्ध स्रोत मैंने आपको बताया था कि किसी भी दो अलग अलग स्रोत हैं, ठीक है, ये S1 स्रोत है और ये S2 स्रोत है। दोनों अलग अलग स्रोतों से जरूरी नहीं है कि समान कला वाली या नियत कला वाली तरंगें उत्सर्जित हों। इससे अपने अलग तरीके से उत्सर्जित होंगी, इससे अपने अलग तरीके की तरंगें उत्सर्जित होंगी। तो इन दोनों के मध्य कलांतर नियत होना या शून्य होना पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों ही स्रोत कैसे हैं, ये बड़ा हो सकता है स्रोत, ये छोटा हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम एक ही स्रोत को दो स्रोतों में बना दें, वो कैसे, जैसे यंग के द्विस्लिट में करते हैं ना, जैसे इससे जो प्रकाश उत्सर्जित होगा उसने हमने किसी स्लिट पर आपतित कर दिया, ठीक है। तो स्लिट में ये तो अवरुद्ध भाग हो गया, ठीक है, कोई भी गत्ता ले लिया है लकड़ी का या फिर कोई भी कागज का गत्ता भी ले सकते हैं, तो यहाँ से प्रकाश क्या है, अवरुद्ध हो जाएगा। प्रकाश क्या है, छेद में से करीब निकलेगा, ठीक है। तो ये वाले जो आपके स्लिट के हैं रेखा छिद्र, ये जो दो रेखा छिद्र हैं वो कैसे व्यवहार करेंगे, दो नए प्रकाश स्रोत की तरह, ठीक है। और ये दोनों नए प्रकाश स्रोत किससे मिलकर बने हैं, इसी एक स्रोत के हैं, ठीक है। लाइट हमें एक ही स्रोत से मिल रही है, समझ रहे हैं ना। एक स्रोत से जो तरंगें उत्सर्जित होती हैं वो कला संबद्ध होती हैं, क्योंकि उनसे सभी समान आवृत्ति की तरंगें उत्सर्जित होंगी। एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, उसे समान आवृत्ति समान तरंग दैर्ध्य की तरंगें उत्सर्जित होंगी, उनके मध्य कलांतर शून्य नियत होगा, ठीक है। अब दो अलग अलग स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर शून्य नियत नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसी एक स्रोत से दो स्रोत बना लेते हैं। वो कैसे बनाया है कि इससे उत्सर्जित प्रकाश को हमने किसी स्लिट पर आपतित कर दिया, इस स्लिट में इन दो रेखा छिद्रों से भी प्रकाश बाहर निकलेगा, और वो प्रकाश कैसे बिहेव करेगा, ये दोनों रेखा छिद्र कैसे बिहेव करेंगे, दो नए प्रकाश स्रोत की तरह। तो ये दोनों जो प्रकाश स्रोत होंगे उनको क्या बोलेंगे, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो व्यतिकरण की गणना के लिए हमें क्या चाहिए, कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की दो विधियां हो सकती हैं, या तो हम तरंगाग्र का विभाजन करें या फिर आयाम का विभाजन करें। तो पहले लिख लीजिए यहाँ पर कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधियां, कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधियां। पहला है तरंगाग्र के विभाजन द्वारा, ठीक है। दूसरा है इसमें आयाम विभाजन द्वारा। तो तरंगाग्र विभाजन में क्या होता है, जब प्रकाश के तरंगाग्र को परावर्तन या अपवर्तन द्वारा, परावर्तन या अपवर्तन द्वारा, परावर्तन या अपवर्तन द्वारा दो तरंगाग्रों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तरंगाग्र के ये दो नए तरंगाग्र के ये दो नए भाग आभासी कला संबद्ध स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं, जिनके अध्यारोपण से पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें या व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है।
है, इसके उदाहरण है, पहला है इसमें यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, और दूसरा है फ्रेनेल का द्विप्रिज्म प्रयोग। ठीक है, जिसमें से आपने यंग का द्विस्लिट प्रयोग तो कुछ कुछ पढ़ा हुआ है, फ्रेनेल द्विप्रिज्म आपने नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, तो जब प्रकाश के तरंगाग्र को परावर्तन या अपवर्तन द्वारा दो तरंगाग्रों में विभाजित किया जाता है, तरंगाग्र के ये दो नए भाग आभासी कला संबद्ध स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं, जिनसे भी क्या है नया तरंगाग्र उत्सर्जित होगा, जिसको क्या बोलते हैं द्वितीयक तरंगाग्र। उनके अध्यारोपण से पर्दे पर व्यतिकरण प्रारूप मिलता है। तो जैसे ये दो नए कला संबद्ध स्रोत बन जाएंगे ना, उनसे जो तरंगें उत्सर्जित होंगी, ठीक है, इस वाले स्रोत से दोनों कला संबद्ध स्रोत हो गए, जैसे ये S1 और S2, यहाँ पर S था। ठीक है, अब इसकी तरंगें उत्सर्जित होंगी, इसकी भी, जहां पर इसका सरंग और इसका सरंग मिलेगा वहां पर संपोषी व्यतिकरण, जहां पर गर्त गर्त मिलेगा वहां पर भी संपोषी, जहां पर इसके सरंग पर इसका गर्त मिलेगा वहां पर विनाशी। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल है, जैसे यंग के द्विस्लिट प्रयोग में तरंगाग्र के विभाजन द्वारा ही व्यतिकरण प्रारूप मिलता है। फ्रिंज, फ्रिंज अभी बता देंगे। जो आपको संपोषी और व्यतिकरण में, संपोषी व्यतिकरण होता है और विनाशी व्यतिकरण होता है ना, तो संपोषी व्यतिकरण से तो दीप्त फ्रिंज मिलती है, मतलब जहां पर तीव्रता ज्यादा होगी। ठीक है, संपोषी मतलब जहां पर तीव्रता ज्यादा होगी, तो वहां पर हमें मिलती है दीप्त या चमकीली फ्रिंज, और जहां पर तीव्रता कम होती है वहां पर हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, काला काला दिखाई देगा। ठीक है, वहां पर उसको क्या बोलते हैं, अदीप्त फ्रिंज। अभी यंग के द्विस्लिट प्रयोग में और अच्छे से समझ में आ जाएंगे दीप्त एंड अदीप्त फ्रिंज। ठीक है, तो दूसरा जो है वो है आयाम के विभाजन द्वारा। पहले हम ये दोनों एक्सपेरिमेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे आयाम विभाजन द्वारा, फिर उसके भी दो एक्सपेरिमेंट हैं। ठीक है, बस इतना ही है फर्स्ट यूनिट में, 4 हैं टोटल, 2 इसके हैं और 2 उसके हैं आयाम विभाजन द्वारा। ठीक है, तो स्टार्ट करें अब यंग का। थोड़ा सा बता देते हैं, टाइम अभी कम है वैसे, या फिर यंग का द्विस्लिट प्रयोग कल स्टार्ट करें, आज 1-2 क्वेश्चन करवा देते हैं। जो आप तक का आपने पढ़ लिया है उसी से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट भी है। जैसे क्वेश्चन है, 2 कला संबद्ध स्रोत हैं जिनकी तीव्रताओं का अनुपात दिया हुआ है। प्रकाश की 2 कला संबद्ध प्रकाश के 2 कला संबद्ध स्रोत जिनकी तीव्रताओं का अनुपात दिया हुआ है 81:1। ठीक है, तीव्रताओं का अनुपात है 81:1। फ्रिंजों की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। फ्रिंजों की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का मान। हाँ सही है। और किसी ने नहीं किया? मतलब क्या पूछ रहा है, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। ठीक है, यही तो पूछा है, अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता। इसको क्या लिखेंगे, √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, है ना, आज ही बताया था, और मिनिमम √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। देखिए मैंने वहां पर आपको ऐसा बता दिया था कि आई मैक्सिमम कितना है 4I0 और आई मिनिमम 0। वो कौन सी कंडीशन में था, जब हमने I1 = 2 I2 = I0 ले लिया था। ठीक है, उस केस में ये मैक्सिमम आ गई थी और ये मिनिमम आ गई थी। लेकिन हमेशा आपको ऐसा नहीं लिखना है, जितना गिवन होगा वही लिखना है आपको। ठीक है,
तो यहां से कर लीजिए इसमें। अब उसमें तीव्रताओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, यहाँ पर I1 रेशियो I2 दिया हुआ है, इसको मैं लिख सकती हूँ I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू कितना है 81/1 ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पर इसको लिख लो I1 अपॉन I2 +1 और ये हो जाएगा रूट I1 अपॉन I2 -1, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। रूट I2 बाहर कॉमन लिया है, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा और रूट में है वैसे तो, बट स्क्वायर में कॉमन ले रहे हैं तो बाहर I2 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में इसका वैल्यू रख दो 81/1 का रूट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 + 1 और 9 - 1 ये हो जाएगा 100 का 10 का स्क्वायर और ये 64, ये हो जाएगा 25। अच्छा, ये तो अभी आपका आई मैक्सिमम और आई मिनिमम आया है, ये रेशो ही है, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। अच्छा, उनको भूल गए क्या, संबद्धता काल, संबद्धता लंबाई भूल गए? संबद्धता काल डेल्टा टी बताया था, संबद्धता लंबाई L = C डेल्टा टी है ना, फिर डेल्टा टी को आवृत्ति के पदों में लिखा था, तो उससे रिलेटेड भी है क्वेश्चन। देखिए, संबद्धता लंबाई दी हुई है आपको क्वेश्चन में, ऐसे संबद्धता लंबाई दी हुई है 8 मीटर। ठीक है, तो और पूछा है संबद्धता काल। ठीक है, संबद्धता काल पूछा है, तो संबद्धता काल के लिए क्या करेंगे, आपको पता है L = कितना होता है C डेल्टा टी, तो यहाँ से डेल्टा टी = क्या हो जाएगा L/C 8/3 × 10⁸ 8। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। मैंने संबद्धता लंबाई का एक फॉर्मूला ये भी बताया था क्या, λ² डेल्टा लैम्डा, है ना, बताया हुआ है। इसे Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बताया हुआ है तो फिर कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है। जैसे लैम्डा का वैल्यू गिवन है उसमें 23.8 नैनोमीटर, है ना, विकिरण, इतनी तरंग दैर्ध्य का विकिरण उत्सर्जित करता है, जिसके लिए डेल्टा लैम्डा का मान 2 पिकोमीटर है। ठीक है, पिकोमीटर मतलब समझते हैं ना, 2 × 10⁻12 मीटर। तो उसने पूछा है उसमें संबद्धता लंबाई, तो ये मत लगाना कि L = C डेल्टा टी होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी बताया था आवृत्ति के पदों में, λ² डेल्टा लैम्डा। अब यदि देखो आयामों का अनुपात दिया हो, आयामों का अनुपात दिया है, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकाल सकते हैं ना। जैसे दिया हुआ है व्यतिकरण प्रारूप में, आयामों का अनुपात दिया हुआ है A1 और A2, आयामों का अनुपात है 9:1। व्यतिकरण प्रारूप में दो तरंगों हैं, उनके अलीय आयाम कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित तरंगों के आयामों का अनुपात इतना है, तो अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकालिए, ये पूछा है।
ठीक है, तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला आपको ये वाला पता है, √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि तीव्रता क्या है, आयाम के वर्ग की समानुपाती होती है। वहां पर आयाम हमने E01 और E02 लिए थे। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा वही आपको यूज किया जाए। ए आयाम मान लिया यहाँ पर, तो आयाम के वर्ग के अनुसार तो आयाम ए हो जाएगा, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगी तो I1 इज इक्वल टू KA1, ठीक है, हाँ A1 स्क्वायर। तो अब ये क्या आ जाएगा, मतलब कि आप I1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, √I1 की जगह पर A1 लिख सकते हैं ना। K तो ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो I मैक्सिमम, इसी तरीके से आप I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, KA2 स्क्वायर। तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है और K यहाँ पर समानुपाती नियतांक। तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम को याद कर लीजिए या डेरिवेशन में भी इसको लिख लेना। क्या आएगा यहाँ पर, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। K यहाँ पर भी आएगा, K यहाँ पर भी आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यदि तीव्रता दी हुई है तो आप ऐसे लिख लेंगे, और आयाम है तो तीव्रता जो है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो ये रूट है तो यहाँ पर A1 आ जाएगा, ठीक है, इससे लिख लीजिए। अब क्या करना है, वही अब इसमें A1/A2 दिया हुआ है, ठीक है, तो वही A2 स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए। A2 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ऊपर आएगा नीचे से भी आप A2 स्क्वायर कॉमन निकालिए, क्या बचेगा, A1 माइनस, बहुत इजी है क्वेश्चन और ये आ भी जाते हैं एग्जाम में। A2 स्क्वायर से A2 स्क्वायर कैंसिल, दोनों में से मैंने A2 स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ डिवाइड लग जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर भी डिवाइड लग जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। A2 स्क्वायर से A2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब A1 अपॉन A2 का वैल्यू कितना है, 9/1, तो 9/1 या 9 ही हो गया, तो उसको लिख देंगे आप, सेम ही आएगा क्या, देखो सेम ही आंसर है। ठीक है, इसी वाले क्वेश्चन में संबद्धता लंबाई के साथ इस वाले क्वेश्चन में जिसमें लैम्डा और डेल्टा लैम्डा दिए हुए हैं और आपसे पूछा है संबद्धता लंबाई। संबद्धता लंबाई L इज इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा स्क्वायर बाई डेल्टा लैम्डा। इसी में पूछा है इसने आवृत्ति विस्तार, ठीक है, यदि आवृत्ति विस्तार पूछा है इसका मतलब क्या है, आवृत्ति विस्तार का मतलब डेल्टा न्यू हो गया, डेल्टा न्यू, और आपको पता है न्यू इक्वल टू कितना होता है, C बाई लैम्डा, तो डेल्टा न्यू कितना हो जाएगा, C बाई लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, C डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा स्क्वायर यहाँ से, ठीक है। तो आपको जब इसकी वैल्यू पता है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू C बाई L, तो जो L का कैलकुलेशन आएगा उसमें डिवाइड करना है C में, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स ही है, जैसे आवृत्ति विस्तार पढ़ा आपने है लेकिन फिर भी ना कर पाए,
इसलिए अब कल पढ़ेंगे यंग का द्विस्लिट प्रयोग, फ्रिंज चौड़ाई और उससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं। ठीक है।